Hello students, my name is Himanshu Srivastava and I welcome to you all of you our YouTube channel Noble Institute। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज उसी चैप्टर पे बेस्ड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो अपने आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। पहला ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। ए बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज्ड। कोई भी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, अब वो बॉडी निगेटिवली चार्ज कैसे हो सकता है? जब आपने इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किया है तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई न्यूट्रल बॉडी होती और अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते तब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। ठीक है, तो a body can be negatively charged by giving access of electron to it। सही बात है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करके अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है ज़्यादा हो रहा है तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टू मेटेलिक स्फीयर of same radii but one is solid and other is hollow। एक सॉलिड है और दूसरा हॉलो है। ठीक है, ये मान लेते हैं सॉलिड है और ये दूसरा हॉलो है। देखिए मेटेलिक अगर चार्ज है, मेटेलिक स्फीयर है, तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो हमेशा बाहर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि अंदर रहेगा। मेटेलिक में चार्ज हमेशा बाहर ही रहते हैं और हॉलो में अंदर तो जगह ही नहीं है, वहां पे भी क्या रहेंगे, बाहर ही रहेंगे। तो अब जब इनको टच कराया जाएगा तो ये अपने चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे क्योंकि इनका जो शेप है वो भी डायमेंशंस जो है सेम है। मेटल के कंडीशन, अगर ये नॉन मेटल होता तब कहानी अलग होती, क्योंकि मेटल्स में चार्ज कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे। तो क्या बोल सकते हो, दे कैन बी चार्ज इक्वली, दे कैन बी चार्ज्ड इक्वली, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उन पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चार्ज, क्योंकि सॉलिड में भी बाहर रहेगा और हॉलो में भी चार्ज पार्टिकल कहाँ रहेंगे, बाहर ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल देखें। द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज। मिनिमम चार्ज किसके बराबर होता है? मिनिमम चार्ज जो होता है हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम चार्ज जो है वो 1e के बराबर होता है और e के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नाम के बराबर होता है। तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अगला सवाल देखें। When 10⁻14 electrons are removed from a neutral metal sphere। ये न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर कर लिया गया है। कितना बाहर किया गया है? 10⁻14 रिमूव किया गया है। लैंग्वेज ध्यान से देखेंगे, रिमूव कर दिया गया है। द चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज किसके बराबर होगा? एन ई के बराबर होगा। सबसे पहली बात ये समझना है कि रिमूव किया गया है तो आंसर पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में नहीं होगा। एन की वैल्यू कितनी है? 10⁻14। ई की वैल्यू आपको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। तो जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी 16 माइक्रो कूलम भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? माइक्रो कूलम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10⁻⁻19। कोई कंडक्टर है जिसके पास इतना चार्ज है और वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है।
निगेटिव चार्ज होने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, तो कमी है, तो एक्सेस वाले ऑप्शन जो हो जाएंगे वो गलत हो जाएंगे, शॉर्ट कमी वाले ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। अगेन फॉर्मूला यही लगने जा रहा है, Q बराबर एन ई। क्यू की वैल्यू कितनी है 14.4 इंटू 10⁻⁻19। एन की वैल्यू नहीं पता है, ई की वैल्यू जो होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, तो ये -19 -19 गायब हो जाएगा, और ये n के लिए अपने को सॉल्व कर लेना है, तो 14.4 अपॉन 1.6, ये 9 टाइम्स चला जाएगा ना, कितनी बार चला जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, कमी हो रही है, संक्षेप यानी कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। किसी अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो आपको क्या करना है Q बराबर एन ई कर लेना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही तो n के लिए Q बाई ई कर लेंगे। Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम है, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 है 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये 10⁻+19 हो जाएगा, और ये 1.6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 10⁻18 और ये 10, ठीक है, तो ये इसको डिवाइड कर लो 10, 1.6 को आप लिख सकते हो 16/10, यानी 3 और ये 5, तो 8/5 लिख सकते, क्या लिख सकते हो 8/5, 8/5, 50 हो गया, तो 6 से कर लिया आपने 6, फिर 2 जीरो बचा 6.866.25 इंटू 10⁻18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो एक कूलम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे कूलम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक कूलम के पास इतनी वैल्यू होती है, यानी कूलम जो है वो बड़ी इकाई मानी जाएगी चार्ज की। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, देयर आर 2 चार्जेस, दो चार्जेस है, एक के पास 1 माइक्रो कूलम है प्लस, और दूसरे के पास 5 माइक्रो कूलम है, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम। बहुत ही लॉजिक सा सवाल है ये, आपके पास 1 माइक्रो कूलम है और ये 5 माइक्रो कूलम है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है, इसको नाम 1 दे दीजिए, इसको नाम 2 दे दीजिए। 1 2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, 1 जो है 2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसको आप कहेंगे, सर 1 जो है 2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कहेंगे F21, और ये जो 1 के ऊपर फोर्स लगेगा तो फोर्स F12, और आपको ये बात पता है कि फोर्स 12 जो है फोर्स 21 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होंगे, बराबर होंगे कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, जितना फोर्स 1 2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स 2 1 पे लगाएगा, तो इन्हीं का रेशियो पूछा जा रहा है कि F12 और F21 का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि बराबर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हालांकि अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, बट हाँ
ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी माने ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ई माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एफ ई रिप्रेजेंट अच्छा लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, किसके किसके बीच में, टू इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, सैचुएटेड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो देखें आप, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखेंगे आप, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखिएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ जी और एफ ई को डिवाइड कर लिया, एफ जी और एफ ई को डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब देखना, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा के, ये जी और ये के। m1 m2 आर स्क्वायर, q1 q2 आर स्क्वायर। तो m1 m2 सेम है ना, मैं इसको m स्क्वायर लिख दिया। q1 q2 सेम है ना, तो मैं इसको e स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। बस इसी को आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो g की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11। k की वैल्यू आपको पता है एयर में दिया हुआ है ना, द रेशियो ऑफ इन ऑर्डर ऑफ, नहीं दिया हुआ है तो आप इसको सिंपल सा एयर या वैक्यूम में मान सकते हो, ठीक है ना। 10⁻⁹। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए, कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना है वो भी पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। तो इसको आप लगभग सॉल्व कर लेंगे तो 10⁻⁻42 43 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आएगा 10⁻⁻42। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी का उल्टा पूछा होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाता। यहाँ से एक बात आपको सीखनी चाहिए कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले बहुत ही कम होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले बहुत ही कम होगी, ठीक है। ये देखिए, चार्ज q1 exerted some force on second charge q2. If third charge q3 is brought near the force q1, near the force of q1 exerted on q2। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। मान लीजिए दो चार्ज है q1 q2, q1 q2, इनके बीच अब क्या लग रहा है, the charge q1 exerted some force on a second charge q2। तो ये q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो आप कहोगे सर q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा F21 लगेगा, ठीक है। इफ द थर्ड चार्ज q3 इज ब्रॉट नियर, थर्ड चार्ज को q3 आ गया, पास में ही आया है, बहुत दूर नहीं आया है, द फोर्स ऑफ q1 exerted on q2। तो q2 पे जो फोर्स है वो q3 के आ जाने से इसके ऊपर क्या फोर्स में कमी होगी, इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, एज इट इज रहेगा, यही सवाल है भाई। देखो, ये 2 1 इसके ऊपर लगाएगा और ये 1 2 इसके ऊपर लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। बट q3 आ जाने की वजह से, q3 आ जाने की वजह से इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो q3 डज नॉट इफेक्ट इस फोर्स की वैल्यू पर, फोर्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि नेट फोर्स में चेंजेस आ जाएगा, मगर F12 F21 का मैग्नीट्यूड क्या है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रिमेन अनचेंज पे हम लोग को जाना चाहिए कि जो वैल्यू है वो क्या रहेगी,
अनचेंज रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, वो एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। Dielectric constant of pure water is 81. The permittivity will be, permittivity किसके बराबर होगा? आप देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये जो होता है एप्सिलॉन आर, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन इन मीडियम और एप्सिलॉन इन वैक्यूम, ये रेशियो होता है। ठीक है, फोर्स के टर्म में आप बात करोगे तो फोर्स एफ नॉट और फोर्स इन मीडियम, वैक्यूम में फोर्स और मीडियम में फोर्स, ये रेशियो होता है और इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे आप बात करना चाहें इसके लिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना दिया हुआ है? 81। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81। एप्सिलॉन एम पता है? नहीं पता है। एप्सिलॉन नॉट पता है? बिल्कुल पता है। किसके बराबर होता है? 8.85 या 86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। एप्सिलॉन एम किसके बराबर हो जाएगा? 81 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है ना? तो ये 9 है मान लो आप, और ये 8 मान लो, तो 72 जैसा आ जाएगा ना। ये 9 और ये 8, तो 72 जैसा आ जाएगा। तो ये 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जैसा मुझे लग रहा है। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना? अच्छा, ये 81 है ना, तो 720 आ जाएगा। तो ये 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जैसा आ जाएगा। 7 पॉइंट, ये करेक्ट आंसर आ रहा है मुझे। ठीक है भाई, इसको 80 मान लो और इसको 9 मान लो, तो 80 और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 जैसा आ जाएगा ना। ये रफली आइडिया मैं लगा रहा हूँ, कैलकुलेटर से आप एग्जैक्ट निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप, टू चार्ज प्लेस्ड इन एयर रिपेल ईच अदर बाय ए फोर्स 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन। ठीक है, when oil is introduced between the charge the force become 2.5। अब देखो आप, ऑयल कोई एक मीडियम हो गया, ऑयल कोई एक मीडियम हो गया, तो आपके पास ये फॉर्मूला भी है, एफ नॉट अपॉन एफ एम, अभी अभी बात किया आपने, एफ नॉट अपॉन एफ एम, ये हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। ठीक है, तो अब आप देखिए एफ नॉट कितना है? ये है 10 टू द पावर माइनस 4। अब ये कितना है? ये है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये ऊपर चला जाएगा, 1/2.5 हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 5 है ना, ये ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर प्लस 1 हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, या केवल 10 लिख लो, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर 5, तो ये 1 हो गया। अब ये 10/2.5 तो किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। 10/2.5 किसके बराबर हो जाएगा? 4। तो करेक्ट आंसर 4। ठीक है, ये इस तरह से आप बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, टू चार्ज Q1 एंड Q2 आर इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस d। दो चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है? d। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। मान लो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। इफ द मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज 4, वही सवाल आ गया, इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं कि एफ नॉट अपॉन एफ एम, एफ एम जो हो जाएगा वो एफ नॉट अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। एफ नॉट को एफ बोल दिया जाए और ये 4 बोल दिया जाए, तो F/4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? F/4। बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है।
ये सवाल देखें आप, 2 चार्जेस और 2 स्फीयर, 7 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 7 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली। द एक्सपीरियंसेस फोर्स, अ फोर्स F, इनके बीच डिस्टेंस D है और फोर्स जो लग रहा है वो F लग रहा है। अब आप क्या क्या, इफ ईच ऑफ देम इज गिविंग एन एडिशनल चार्ज ऑफ -2, अब इसको एडिशनल -2 चार्ज दिया जाए तो 7 को अगर -2 दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और -5 को -2 दोगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और के बीच का डिस्टेंस D है। तो अब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो यहाँ पे अगर फोर्स F लग रहा है तो यहाँ पे भी जो फोर्स लगेगा वो भी F ही लगेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्या डायरेक्शन भी सेम होगा, चलो देख लेते हैं। ये प्लस ये माइनस है, ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, इस पे ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इस पे फोर्स इधर की तरफ। तो फोर्स भी सेम लग रहा है और अभी डायरेक्शन भी एज इट इज बना हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है, सेम साइन है तो रिपेल करेगा with a force of 40 Newton. If a charge of -5 microcoulomb is added to each of them, -5, इनको -5 दोगे, इनको -5 दोगे तो अब ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -2। इसको अगर आप -5 दोगे तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो अभी जो रिपेल कर रहे थे वो अब क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो जब अट्रैक्ट करने लगेंगे तो डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा। खैर, तो F1 F क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है, तो F1 बाई F2 इज द Q1 Q2 पहली बार और Q1 Q2 दूसरी बार, डैश लगा दो आप। तो Q1 Q2 पहली बार कितने कितने हैं, 3 और 8। Q1 डैश Q2 डैश कितना है, -2 और 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 गायब हो जाएगा, 2 और 8 -4 हो जाएगा। और F1 शुरू शुरू में कितना फोर्स था, 40, शुरू शुरू में कितना फोर्स था, 40, तो F1 की जगह 40 रख दिया, F2 और ये कितना हो गया, -4। F2 की वैल्यू कितनी हो गई, -10 न्यूटन। F2 की वैल्यू कितनी हो गई, -10 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -10 न्यूटन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चंस कैसा लगा, क्वेश्चन में और क्या डिमांड चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा अगले वीडियो में और उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।